बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको पिछली क्लासेस समझ में आई होंगी। तो आज आपका एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ महाजनपदों का उदय होता है। एक बार फिर से नई क्रांति आती है। आपको मैंने बताया था कि जो पहली नगरीय क्रांति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता काल में आई थी। उसके बाद फिर से जो है सब कुछ ग्रामीण जीवन में तब्दील हो गया था, जिसमें आपने ऋग्वैदिक काल भी देखा, ग्रामीण जीवन था। उत्तर वैदिक काल को देखा, वो भी ग्रामीण जीवन था। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जो उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का आविष्कार हुआ या लोहे से जो हथियार बनाए गए, तो उससे जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा हुआ, अधिशेष हुआ, साम्राज्य विस्तार हुआ। तो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। जब भी उत्पादन अधिशेष होता है तो आपको पता है कि लेन देन व्यापार शुरू होता है, और जब व्यापार होता है तो पैसों की प्राप्ति होती है। और फिर जो होता है, लोग थोड़े से अमीर होते हैं या धनी होते हैं, तो वो अपने लिए नगरों की व्यवस्था, अपने लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करना शुरू करते हैं, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। उस समय मैंने आपको बताया था कि जो नगरीय क्रांति आई थी वो कांसे की वजह से आई थी, यानी कि तांबा और टीन को मिलाने के बाद जो एक मजबूत हथियार उन्हें मिला था, उससे उन्होंने कृषि के कार्य, शिकार के कामों में और सारे कामों में लगा करके एक क्रांति लेकर के आए थे, जिससे नगर का विकास हुआ। और उसके बाद दोबारा आपने देखा कि जो आर्य हैं वो तांबे के हथियार का ज़्यादा उपयोग करते थे, कांसे के हथियार का भी उपयोग करते थे। लेकिन उन्होंने जब लोहे का आविष्कार किया, या जब उन्हें लोहा प्राप्त हुआ और वो लोहे से परिचित हुए, उसका हथियार बनाया उन्होंने, तो उससे उन्होंने गंगा यमुना के जो द्वीप का क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलों का उसमें विकास हो चुका था, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, उन सबको काट करके उस लोहे के हथियार से साफ किया। और उसको काटने के बाद उन लोहे के हथियारों से उन पौधों के जड़ों को मिट्टियों से निकाला, और उन जो है लैंड्स का जुताई किया, या वहाँ की मिट्टी को उन्होंने उर्वर या एक तरीके से कहिए भुरभुरी बनाया, जिसमें बीज डालने के बाद उत्पादन अधिशेष हुआ। यानी कि जो गंगा यमुना के द्वीप का क्षेत्र था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल थे, घास फूस था, उन्होंने जंगलों को साफ करने के बाद जला दिया, और जलाने के बाद जो राख था उसको जो है उसी मिट्टी में मिला दिया गया। यानी कि जब जुताई हुई तो जो राख था वो उस मिट्टी में मिल गया, जिससे जो मिट्टी है वो उसका जो उर्वर क्षमता है वो बढ़ गई। और उसको उत्पादन क्षमता बढ़ने की वजह से आप देखेंगे जो फसल का उत्पादन है वो अधिशेष हुआ, और अधिशेष उत्पादन होने की वजह से जो लेन देन शुरू हुआ, और उस लेन देन की वजह से जो साम्राज्य है या जो क्षेत्र है वो काफ़ी समृद्धशाली हुआ। लोगों के पास ज़्यादा जो है अनाज हुआ, उन्होंने बेचना खरीदना शुरू किया, व्यापार बढ़ा, और फिर एक नया जो है टाइम शुरू हुआ, एक दूसरी नगरीकरण की जो है स्थिति बन जाती है, यानी कि द्वितीय नगरीय क्रांति आती है। तो अगर एग्जाम में आए तो इसके इतिहास में पहली नगरीय क्रांति कब आई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। और दूसरा जो नगरीकरण हुआ या दूसरा जो नगरीय क्रांति हुआ वो कब हुआ है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, या इसी को महाजनपद काल कहा जाता है। और इस टाइम में आप देखेंगे जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महाजनपदों का उदय हुआ। मैंने आपसे बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जन कहा जाता था, यानी कि बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठा रहते हो, जन। और वही जन उत्तर वैदिक काल में जनपद कहलाने लगा, और यही जनपद आप देखेंगे जो है आगे चल करके महाजनपद के नाम से जाने जाने लगा। तो महाजनपद जो है ये 16 महाजनपदों का उदय होता है। और ये जो महाजनपद है ये आपस में जो है युद्ध करना शुरू करते हैं, इनमें आपस में कंपटीशन शुरू होता है। और आगे चल के आप देखेंगे इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में सामने आता है या उभर के आता है वो मगध महाजनपद था। और ये जो मगध महाजनपद है ये क्यों ज़्यादा समृद्धशाली हुआ, या क्यों ये शक्तिशाली हुआ, या इन सब में यही आगे क्यों आया उभर करके, तो इसके पीछे कुछ रीजन थे, भौगोलिक रीजन था। नेचुरली मगध को नेचर ने एक तरीके से कहिए कि जो है प्राकृतिक संसाधनों से नवाजा था। जैसे आप देखेंगे ये जो मगध है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर या संगम में स्थित था। आपको पता है जो गंगा है ये सोन नदी आकर के पटना में से मिलती है। तो ये गंगा का जो यूपी का और बिहार का ये बीच का क्षेत्र एरिया है, ये इन दो नदियों के द्वार का क्षेत्र था। और इन नदियों के द्वारा हर साल उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाई जाती थी, जिससे इस नदी द्वार का जो उत्पादन है या जो यहाँ पे अनाज उगाए जाते थे उनमें उत्पादन अधिशेष होता था, या अच्छा उत्पादन लोगों को प्राप्त होता था। और जब उत्पादन अच्छा होगा, अधिशेष होगा, तो जाहिर सी बात है राजकोष में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के रूप में अनाज आएंगे या पैसे आएंगे, व्यापार बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, समृद्धि बढ़ेगी। इसके अलावा जो मगध है इसके
इसके दक्षिण का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र और यूपी का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, ये जंगलों से घिरा हुआ था। यानी इसका जो दक्षिणी किनारा है ये जंगलों से घिरा था और इन जंगलों में बड़े पैमाने पे हाथी पाए जाते थे और इन हाथियों का युद्ध में उसमें बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाता था, क्योंकि जो हाथी है ये समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे। इन्हें युद्ध के मैदान में सबसे आगे रखा जाता था और इन्हीं पे जो राजा के बड़े बड़े जमींदार, साहूकार या जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो बैठ करके युद्ध के मैदान में जाया करते थे। तो हाथियों का यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्व था। तो उन्हें हाथी भी प्राप्त हो जाते थे, प्लस उस समय जो घर बनते थे लकड़ियों के बनते थे, जो रथ बनाए जाते थे वो भी लकड़ियों के बनाए जाते थे। इसके अलावा और भी जो दैनिक जीवन की जरूरतें हैं वो लकड़ियों की वो यहाँ से पूरी हो जाती थी। यानी कि जंगल उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ, एक तो जो है हाथी के लिए और दूसरा लकड़ी के लिए। इसके अलावा ये जो आप देखते हैं ये क्षेत्र है, यहाँ पे खनिज संसाधन भी बहुत है। आज भी आप देखेंगे सोनभद्र के इलाके में कोयला हो गया और यूरेनियम, इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पाई जाती हैं। यानी कि जो ये क्षेत्र है ये काफ़ी समृद्ध है लौह अयस्क के लिए या तांबे के लिए या और भी खदानों के लिए। तो कोयले भी यहाँ बड़े पैमाने पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खान भी पाई जाती थी अयस्कों का या आप देखेंगे धातुओं का, जहाँ से इन्हें धातु प्राप्त हो जाता था, लोहा आसानी से प्राप्त हो जाता था, जिससे ये जो है अपने लिए हथियार बना सकते थे या रथ भी बना सकते थे या दूसरी चीज़ें जो भी ज़रूरत की होती थी उसे पूरा कर सकते थे। तो एक तो यहाँ पे उत्पादन अच्छा था, दूसरा यहाँ लकड़ी की व्यवस्था थी और तीसरा यहाँ पे पशु भी मिल जा रहे थे और चौथा यहाँ पे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। तो ये सारे रीजन थे कि मगध जो है इतना तेजी से आगे बढ़ा या समृद्धशाली हुआ या उसने अपने आप को काफ़ी जो है साम्राज्य विस्तार करने में सफल हुआ था। तो इन 16 महाजनपदों को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा महाजनपद किस राज्य में है और इसकी मतलब जो है क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का जो क्लास है आपका 16 महाजनपद का और उनका आपको बताएंगे हम क्या क्या कौन कौन से महाजनपद है और उनका क्या राजधानी थी। एग्जाम में ये आता है बहुत ज़्यादा कि महाजनपद और राजधानियाँ ये कूट में मिलाने के लिए आता है या कभी कभी ये मैच रहता है और वहाँ पे पूछता है कि इसमें कौन सा सही मैच नहीं है। तो आपको ये जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसको बार बार लिख करके याद कीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में इसको गलत ना करें। तो आपका जो पहला महाजनपद है वो काशी है और जो काशी है वो यूपी का है और यूपी जो है आप जानते हैं कि इसकी जो राजधानी थी काशी की ये वाराणसी थी। तो ध्यान देंगे बच्चों, काशी और काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी थी और ये वर्तमान यूपी यानी कि एरिया है वहाँ पड़ता है। दूसरा जो महाजनपद था वो कोसल था और जो कोसल की राजधानी थी वो अयोध्या थी और आपको पता है कि ये भी यूपी में है। यानी कि 16 महाजनपदों में ज्यादातर जो महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका अंग। अंग जो थी ये इसकी राजधानी चंपा थी, राजधानी बिल्कुल याद होना चाहिए और ये भी बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका वज्जी और वज्जी इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी और वैशाली भी आपका बिहार में पड़ता है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो वज्जी और मल्ल है ये दोनों गणराज्य थे। ये दोनों क्या थे? ये गणराज्य थे। गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य किस होता है कि जहाँ पे जो राजा है या जो शासक है वहाँ पे वंशानुगत परंपरा ना हो, यानी कि उनको जो चुनने वाले जनता हो यानी कि उनका चुनाव होता हो, ऐसा ना हो कि राजा बने और उनका ज्येष्ठ पुत्र जो है वो फिर से राजा बन जाए, फिर उनके जो है परिवार का कोई बन जाए। तो यहाँ पे परंपरागत शासन ना होकर के या कहीं की वंश परंपरा पे आधारित नहीं था, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर के शासन करते थे, यानी कि बहुत सारे गण मिलकर के शासन करते थे या ये वंश परंपरा पर आधारित नहीं था, इसीलिए इसे गणराज्य कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि 16 महाजनपदों में कौन सा वो महाजनपद था जो उस समय गणराज्य था। तो ये दो है, एक तो आपका अंग है सॉरी एक आपका वज्जी है और दूसरा आपका मल्ल है। मल्ल और वज्जी ये दोनों गणराज्य थे। आगे है बच्चों ये आपका चेदी। चेदी महाजनपद है और इसकी जो राजधानी थी वो सोथीवती थी। चेदी महाजनपद का जो राजधानी था वो सोथीवती था और ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट आपका वत्स्य है और वत्स्य का जो राजधानी वो भी क्या है? कौशाम्बी है और कौशाम्बी भी आपका यूपी में ही पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कुर्म और इसकी राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी और ये यूपी और हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है कुर्म और इसकी राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट जो है वो पांचाल है। पांचाल महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी दो राजधानियां हैं। आप देखेंगे जो उत्तरी पांचाल है इसकी राजधानी अधिक्षेत्र है और जो दक्षिणी पांचाल है इसकी राजधानी कामपिल्ले है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि पांचाल की उत्तरी राजधानी का क्या नाम था और पांचाल की
दक्षिणी राजधानी का क्या नाम था, तो अहिच्छत्र और आप देखेंगे काम्पिल। नेक्स्ट है मत्स्य, मत्स्य महाजनपद और इसकी जो राजधानी थी ये विराटनगर थी और ये वर्तमान में राजस्थान में है। एकमात्र महाजनपद जो राजस्थान में है, यानी कि राजस्थान में सिर्फ एक ही महाजनपद पड़ता है जो मत्स्य महाजनपद था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट है आपका सुरसेन और सुरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी और मथुरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, ये आपको पता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अस्मक, अस्मक की जो राजधानी थी वो आप देखेंगे पोतन, ये आप याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये पोतन था, पोतन, तो इसको याद रखेंगे पोतन। ये आपका गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में पड़ता है वो आपका ये है, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, अस्मक। और अस्मक की राजधानी जो है वो पोतन या कहीं कहीं पे यहाँ पे पोटली भी मिलता है और ये गोदावरी नदी पे है। और एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि नर्मदा नदी के दक्षिण में एकमात्र कौन सा महाजनपद था, तो नर्मदा नदी के जो दक्षिण में पड़ेगा वो आपका अस्मक महाजनपद था जिसकी राजधानी पोटल या पोटली था। तो इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे। अवंती, अवंती भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी दो राजधानियां हैं, एक उत्तरी है और उत्तरी अवंती की जो राजधानी है वो उज्जैन है और इसके अलावा आप देखेंगे दक्षिणी, दक्षिणी की जो राजधानी है वो माहिष्मती है और ये जो है महाजनपद ये एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है आपका गांधार महाजनपद, गांधार महाजनपद का जो राजधानी था वो तक्षशिला था और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला महाजनपद मतलब जो आपका गांधार महाजनपद है जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कम्बोज, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर था। ध्यान देंगे बच्चों, इसकी दो राजधानी बताया गया है, हाटक या राजपुर और ये पश्चिमी सीमा पे था, यानी कि ये सीमा पे था और ये पश्चिमी सीमा पे था। कम्बोज हाटक राजधानी है और इसका राजपुर की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका मगध, इसकी जो राजधानी है वो राजगिरी या पाटलिपुत्र है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ये भी बिहार का है और यही सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरेगा और इन महाजनपदों को जीतते हुए अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा देगा और अपने आप को एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में स्थापित करेगा। तो ये आपका मगध महाजनपद है जो इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली या समृद्धशाली था। अब आगे बढ़ेंगे, ये जो मगध है इसने सबको जीत करके एक साम्राज्य की स्थापना की और इस मगध साम्राज्य में आप देखेंगे कुछ वंशों की स्थापना हुई। इसके पहले हम और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ जैन साहित्य हैं और इनमें इन महाजनपदों के बारे में किस तरह का उल्लेख किया गया है या इन महाजनपदों का जो जानकारी है वो हमें किन साहित्यों से पता चलता है, किन स्रोतों से पता चलता है इन जनपदों के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी पता चलता है और इसके अलावा साहित्यिक स्रोत भी हैं इसके, यानी कि साहित्य में लिखी हुई चीजें भी मिलती हैं। और साहित्यिक स्रोतों में क्या है, तो वेदांग है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि वेदांग 6 हैं और उन 6 वेदांगों को शरीर के अलग अलग पार्ट से कंपेयर किया गया है या जो है उदाहरण दिया गया है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य भी इस समय आप देखेंगे बहुत सारे हैं, त्रिपिटक है, दिग्वंश है, महावंश है और बहुत सारे बौद्ध साहित्य हैं जिनसे उस समय के महाजनपदों के बारे में या उस समय के इतिहास का, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो है चीजों का हमें वर्णन मिलता है। आगे है जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य की ही तरह जैन साहित्य भी बहुत सारे हैं और उससे भी उस समय के जो राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सामाजिक, धार्मिक, ये सारी चीजों के बारे में जानने में काफी सहयोग मिलता है या आसानी होती है। नेक्स्ट है आपका विदेशी साहित्य। आपको पता है कि उस समय तक विदेशी लोग भी भारत में आने लगे थे और उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं या जो रचनाएं की गई हैं उससे हमें भारत के इतिहास को जानने समझने में काफ़ी सहूलियत मिलती है क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो उन्होंने देखा है, जो फील किया है उसको लिखा है, यानी कि बिना किसी दबाव के या बिना किसी लालच के लिखा है। तो ये माना जाता है कि ये काफ़ी जो है ऑथेंटिक है या इसमें हम विश्वास कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है विदेशी व्यक्ति उस समय आए थे जिन्होंने इस तरह की किताबें लिखी हैं, यात्रा विवरण दिया है, जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा देखेंगे हेरोडोटस हैं, जो हेरोडोटस हैं इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने जो किताब लिखी है उसको हिस्टोरिका
क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उससे भी हमें भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारा जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है आपका हिकैटियस और अनिसिक्टिस। ये दोनों जो लोग हैं ये सिकंदर के साथ आए हुए थे और उन्होंने उस समय के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सारी चीज़ों का वर्णन किया है, जिससे हमें तत्कालीन बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। तो ये सारे जो साहित्य हैं और ये पर्सन है जो उस समय की चीज़ों का हमें जो है जानकारी दिलाते हैं। आगे है आपका बौद्ध ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित क्रम बताए गए हैं इन जनपदों के, या इस तरह से उनमें वर्णन किया गया है इन जनपदों का, जिसमें आप देखेंगे 16 महाजनपदों में अवंती, अस्मक और अंग। तो यहाँ पे 3 ऐसे महाजनपद थे जो अ से शुरू होते थे या ए से शुरू होते थे। उसमें अवंती था, अस्मक था और अंग था। इसी तरह का उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। जितने भी महाजनपद हैं जो अ से उच्चारण होता है वो 3 हैं और उनको सबसे पहले रखा गया है। उसके बाद दूसरा महाजनपद है जो गा से है या जी से जिसका उच्चारण होता है वो एक है, वो गांधार महाजनपद है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट आपका तीसरा है मगध, मत्स्य और मल्ल। ये भी 3 महाजनपद हैं जो कि आपके म से पढ़ते हैं या यम से पढ़ते हैं। तो म से या यम से 3 महाजनपद पढ़ते थे। उसमें मगध जो सबसे शक्तिशाली था, मत्स्य विराटनगर राजधानी राजस्थान में पड़ता है और मल्ल जहाँ पे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों लोगों ने निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए मल्ल महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आया है कि वो कौन सा महाजनपद है जहाँ से भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये आपका मल्ल महाजनपद होगा। नेक्स्ट है आपका सुरसेन, यानी कि यश से या स से एक महाजनपद है और इसे सुरसेन महाजनपद कहा गया है। नेक्स्ट है आपका च से या सी से एक मात्र महाजनपद जिसको चेदी कहा गया है। और आपका नेक्स्ट है के से या का से जो महाजनपद पड़ेगा, ये भी 3 है, एक काशी है, कौशल है और कुरु है। काशी, कौशल और कुरु ये 3 महाजनपद हैं जो क से जिनका उच्चारण होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका ये भी का से है, 4 महाजनपद आ जाएगा आपका काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। यानी कि आप देखेंगे का वर्ड से ज्यादा महाजनपद है, 4 महाजनपद है। इसके अलावा अ से 3 महाजनपद है, मा से भी 3 महाजनपद है। इसके अलावा आप देखेंगे पी से या प से एक महाजनपद पांचाल है और व से या वी से आप देखेंगे वज्जी या वत्स, ये 2 महाजनपद है। तो इस तरह का उल्लेख जो है महाजनपदों का बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, यानी कि आ वर्ड से जितने भी महाजनपद है उनको एक साथ लिखा गया है, माँ से जितने महाजनपद है उनको एक साथ लिखा गया है। तो यहाँ पे इन महाजनपदों के वर्ड के अकॉर्डिंग लिखा गया है और ये बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। मगध साम्राज्य, इन महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली उभरा मगध महाजनपद वो था और वो क्यों उभरा वो मैंने आपको बताया। आप इसमें देखेंगे कि हम कौन कौन से शासक जो थे शुरुआत में मगध साम्राज्य में, कौन कौन से वंश थे जिनकी स्थापना हुई थी मगध साम्राज्य में, तो इनके बारे में भी हम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले मगध जो साम्राज्य है इसमें कौन से वंश की स्थापना हुई थी। तो पहला है हर्यक वंश, दूसरा है आपका शिशुनाग वंश, तीसरा है आपका नंद वंश और चौथा आपका मौर्य वंश आएगा, जो कि बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा वंश है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे चर्चा करेंगे, इसमें आप लोगों को थोड़ा टाइम देना होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पहला वंश हर्यक है, ये कूट में आता है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान देना है। ये पूछता है कि सीक्वेंस बताइए, सबसे पहला किसका, कभी कभी इंडिविजुअल भी पूछ लेता है और कभी इसका क्रम पूछता है, तो क्रम भी आपको पता होना चाहिए। पहले आपका हर्यक है, शिशुनाग है, नंद है, उसके बाद मौर्य आएंगे। अब शिशुनाग वंश में भी राजाओं के बारे में पूछता है कि कौन से राजा किस तरह के महत्वपूर्ण वर्क किए थे। तो पहले हम उसको देखेंगे कि मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला वंश है वो आपका हर्यक वंश है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस वंश के जो राजा है उन्होंने अपने अपने पिताओं की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया है। तो भी एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, तो हर्यक वंश को कहा जाता है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इसका। हर्यक वंश का पहला जो राजा है या इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, वो बिंबिसार है। संस्थापक कौन है, बिंबिसार है और इनका जो उपनाम है वो श्रेणिक है। श्रेणिक बिंबिसार का एक उपनाम श्रेणिक भी है और ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। इनका जो कार्यकाल है ये 554 ईसा पूर्व से 993 ईसा पूर्व है, यानी कि इनका कार्यकाल
आत्महत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। और इनका जो उपनाम है ये कुड़िक है। ये उपनाम आप लोगों को याद होना चाहिए, कुड़िक और श्रेणिक, ये एग्जाम में आता है। इनका जो कार्यकाल है ये 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व है, यानी कि दूसरे नंबर पे आएंगे। और इनकी जो माता है इनका नाम चेदना है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम वजीरा है। और इन्होंने जब ये वजीरा से शादी करते हैं तो उसके एवज में इन्हें दहेज में काशी मिला था। वर्तमान में जो वाराणसी के नाम से जाना जाता है, ये काशी जो है महाजनपद एक तरह से कहिए जो क्षेत्र था वो इन्हें दहेज में मिला था अजातशत्रु को वजीरा से शादी करने पर। और जिसका जो इनकम था वो 1 लाख रुपए वार्षिक था, यानी कि यहाँ से इन्हें वर्ष में 1 लाख रुपए टैक्स के रूप में प्राप्त होते थे। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि काशी किसको दहेज में मिला था, तो अजातशत्रु को मिला था। उसका इनकम कितना था, तो 1 लाख रुपए वार्षिक था। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। बच्चों ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये राजगिरी में हुआ था। ये प्लेस भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ये राजगिरी में हुआ था। और राजगिरी वर्तमान में आप जानते हैं कहाँ पे है, बिहार में है। और वहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो सप्तपर्णी गुफा में। राजगिरी प्लेस है और राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा है। उस गुफा में इस बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और उसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ये नाम आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। पहला राजा कौन है, अजातशत्रु है। किस नंबर का बौद्ध संगीत है, प्रथम नंबर का है। प्लेस क्या है, राजगिरी है। गुफा कौन सी है, सप्तपर्णी है। अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप है। ये 3-4 चीजें आप लोगों को बिल्कुल रटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है बुद्ध की शिक्षा। इसी बौद्ध संगीत में जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी वो 2 भागों में बट गया था। एक आप देखेंगे सुत्त पिटक और दूसरा आपका विनय पिटक है। आगे इसी में चल करके अभिधम्म पिटक भी जुड़ जाएगा और ये त्रिपिटक हो जाएंगे। तो आप देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीत में ही डिस्प्यूट हो गया और भगवान बुद्ध है उनकी जो शिक्षाएं हैं उसे 2 पिटकों में जो है एक तरीके से कहिए कि विभक्त हो गया। एक आपका सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। तो मैंने आपको बताया था सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने उपदेश दिया है, यानी कि यहाँ पे उनके उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए विधि विधान बनाए गए थे, जो नियम कानून बनाए गए थे, उसका उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो अभिधम्म पिटक आएगा, आगे जुड़ेगा, उसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ये भी एग्जाम में आता है बच्चों कि किस पिटक में क्या उल्लेख मिलता है। तो ध्यान देंगे इसको कि सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में बौद्ध ऋषियों के लिए नियम कानून या विधि विधान है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक जो उस समय के आप देखेंगे कि विचारधाराएं थी या जो बातें थी वो उनका उल्लेख मिलता है अभिधम्म पिटक में। तो इम्पोर्टेंट है, इसका जो उल्लेख है या ये जो निर्माण हुआ या जो लिखा गया ये प्रथम बौद्ध संगीत में लिखा गया। तो ये भी ध्यान देना आपको कि ये पिटक जो है ये कब इनकी रचना हुई है, तो प्रथम बौद्ध संगीत में इनकी रचना हुई है। नेक्स्ट है उदयन। हर्यक वंश के जो तीसरे नंबर के राजा हैं, संस्थापक जो है वो बिंबिसार हैं, ये पहले नंबर के हैं। दूसरे नंबर के आप देखेंगे तो अजातशत्रु हैं, ये दूसरे नंबर के हैं। और तीसरे नंबर के जो आपके आएंगे वो राजा है उदयन। ये 3 महत्वपूर्ण राजा हैं जो कि हर्यक वंश से संबंधित हैं। उदयन जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके राजगिरी से पाटलिपुत्र कर दिया था। पाटलिपुत्र वर्तमान का जो पटना है उसी को उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था। और ये गंगा और सोन की जो नदी है उसी के संगम पर स्थित है, यानी कि जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी उसको उन्होंने परिवर्तित करके सीधे पटना को बना दिया था, जो वर्तमान का पटना है, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। यानी कि इसकी जो मध्य का एरिया है द्वाब का, ये मगध साम्राज्य में आता था, लेकिन उसकी जो राजधानी थी वो जो है ले जाकर के पटना को बना दिया था उदयन ने। तो एग्जाम में आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। ये भी आया है कि राजगिरी से अपनी राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र किसने बनाया था, तो ये भी उदयन ने बनाया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ये पाटलिपुत्र जो है वो किस नदी के संगम पर है, तो ये गंगा और सोन नदी के संगम पर है। आगे बढ़ेंगे, इनके कुछ पुत्र थे जिसमें एक है अनिरुद्ध और दूसरे हैं आपके मुंडक और चौथे हैं नागदशक। और यही जो है अंतिम शासक हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन है, नागदशक है, ये याद रखेंगे आप लोग।
है जो जीवक हैं, इन्होंने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है और उस समय के ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैद्य हैं। और इनको जो है बिंबिसार ने अवंती नरेश के राजा चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, जिनको पांडु रोग या पीलिया हो गया था। नेक्स्ट है बिंबिसार ने बौद्धों को वेलुवन दान में दिया था। ये जो बिंबिसार है इन्होंने एक और काम किया है, इन्होंने क्या किया है, वेलुवन जो है ये वन होता था या बागीचा होता था, इन्होंने इसको बौद्धों को दान में दिया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि वेलुवन किसने दान किया था बौद्धों को, तो ये बिंबिसार है, इसको भी ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट है अंग को ब्रह्मदत्त से छीनकर आज जो है मगध में मिलाया था। इन्होंने ही क्या किया था, अंग को छीना था ब्रह्मदत्त से और इसे मगध में मिलाया था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि अंग को मगध में किसने मिलाया था, तो ये आपके हो जाएंगे बिंबिसार। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देगी, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। एक तरफ राजा होंगे, दूसरी तरफ जनपद होगा और वहां पे पूछेगा कि किसने कौन से जनपद को मगध में मिलाया था, तो ध्यान देना है इसको। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी को जो है ये यहाँ पे आप देखेंगे सुबुद्ध करके यहाँ पे है सुबुद्ध और वशिकार। ये आप देखेंगे दो मंत्री थे अजातशत्रु के और इन दोनों की मदद से ही जो अजातशत्रु है वो वज्जी महासंघ को जीत पाते हैं या प्राप्त कर पाते हैं, मगध में मिला पाते हैं। वज्जी और मल्ल गणराज्य थे, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर के शासन करते थे और उन सारे लोगों को समान अधिकार होता था और ये काफी लॉन्ग टाइम तक शासन किए थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी होगा कि जो अजातशत्रु है ये वज्जी पर आक्रमण करना चाहते हैं और उसके लिए वो अपने मंत्री या सेनापति वशिकार को भेजते हैं भगवान बुद्ध के पास, या से बात लेके आइए और उनको बता के आइए कि हम आज जो है वज्जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद देंगे, हम जीत के आए। तो वहाँ पे भगवान बुद्ध कहते हैं कि वज्जी महाजनपद को या वज्जी जो शासक है उनको कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक वो आपस में मिलकर के जो है डिस्कशन करते रहेंगे, अपने यहाँ महिलाओं को सम्मान देंगे और जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनकी सेवा करेंगे और गरीबों को दान देंगे या अपने साम्राज्य में वो बहुत अच्छी चीज़ें बना के रखेंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। और सही भी है, अजातशत्रु तभी उनको हरा पाए जब उनमें आपस में फूट डलवाया, उन्होंने कूटनीतिक रूप से उन्हें आपस में लड़ाया, उन्हें कमजोर बनाया और कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, तब जाकर के ये वज्जी साम्राज्य को हरा पाते हैं या उसे मगध साम्राज्य में मिला पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, वज्जी को मगध में किसने मिलाया था, अजातशत्रु में। अंग को किसने मिलाया था, बिंबिसार ने मिलाया था। आगे बढ़ेंगे बच्चों, मगध साम्राज्य का दूसरा वंश आ गया है, शिशुनाग वंश आ गया है। नाग दशक के बाद नेक्स्ट जो राजा है वो शिशुनाग है, यानी कि जो संस्थापक है वो शिशुनाग है और इन्होंने अपनी राजधानी को वापस फिर से वैशाली को बना लिया। आपने यहाँ देखा उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र कर लिया था राजगिरी से, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी को फिर से वैशाली को बना लिया है और इनका उपनाम आगे बढ़ेंगे तो ये शिशुनाग है और इसी में दूसरे जो राजा है वो कालासुर है। एक तो शिशुनाग हो गए, इनके बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना है कि इन्होंने एक दूसरे वंश की स्थापना की मगध साम्राज्य में और राजधानी को परिवर्तित करके वैशाली बना दिया। दूसरे जो राजा है वो कालासुर है और इन्हीं का उपनाम है काकवर्ण। ये उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, श्रेणिक, कुड़िक, काकवर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं का उपनाम है और इन्होंने फिर से राजधानी को परिवर्तित किया, ये वैशाली ले आए और ये फिर से लेकर के पाटलिपुत्र चले गए और यहाँ पे राजधानी फिर से परिवर्तित हो गया है। इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है, कहाँ पे हुई है, तो ये वैशाली में हुई है और इसकी जो अध्यक्षता किया है वो सब्बा कामी ने किया है। तो राजा कौन है, कालाशोक है, प्लेस कौन सा है, वैशाली है और अध्यक्ष कौन है, तो सब्बा कामी है और किस नंबर का बौद्ध संगीति है, द्वितीय नंबर का बौद्ध संगीति है। तो इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसी में देखेंगे कि यहाँ पे भी बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, अष्टवीर और महासंघिक में। आपने यहाँ देखा कि पहले बौद्ध संगीत में जो उनकी शिक्षाएं थी भगवान बुद्ध की वो दो पिटकों में विभाजित हो गई थी, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। और दूसरे बौद्ध संगीत में आपने देखा कि बौद्ध संघ ही विभाजित हो गया दो भागों में, एक अष्टवीर और दूसरा महासंघिक। अष्टवीर और महासंघिक बच्चों ध्यान देंगे, यही सब एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आने लगा है। अब धीरे धीरे करके क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है तो और डीप जा रहे हैं, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, इसके
इसके जो अंतिम शासक हैं शिशुनाग वंश के, वो आप देखेंगे शिशुनाग ने क्या किया था, ये आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस वंश के ही 2 शासक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी बहुत सारे कमजोर उत्तराधिकारी हुए थे जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है या जिनसे संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है, इसलिए इसको मैंने नहीं लिया है। हाँ, इस वंश से संबंधित कुछ और है पॉइंट, जैसे आप देख सकते हैं शिशुनाग वंश, जो शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था, तो एग्जाम में आ सकता है कि अवंती को मगध में किसने मिलाया था, तो शिशुनाग ने। यहाँ पे आपने देखा था बिंबिसार ने अंग को मिलाया, वज्जी को अजातशत्रु ने मिलाया, अवंती को शिशुनाग ने मिला दिया और वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, यानी कि शिशुनाग ने ही वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने अवंती को मगध महाजनपद में मिला दिया था। नेक्स्ट है बच्चों आपका तीसरा वंश है नंद वंश है। ये काफी बड़ा वंश था, काफी समृद्धशाली वंश था और इसने काफी लॉन्ग टाइम तक हमारे देश पर शासन किया या कहिए कि भारत के उत्तरी क्षेत्रों में शासन किया था। इसके जो संस्थापक हैं वो महापद्मनंद हैं। ये पहले नंबर के राजा है महापद्मनंद, इन्होंने ही स्थापना किया था इस वंश का, जिसको नंद वंश कहा गया। इनकी जो उपाधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, एक राज या एक छत्रांक, एक राज या एक छत्रांक, यानी कि जो सभी दिशाओं को जीत ले, सभी राजाओं को हरा दे और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करे, उसे एक राज या सर्वराज कहा जाता है। तो इन्होंने उपाधि धारण की, एक राज की या एक छत्र, यानी कि एक छत्र शासक। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने परशुराम का अवतार माना जाता है, इनको जो है परशुराम का अवतार माना जाता है। एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन कि परशुराम का अवतार किस राजा को माना जाता है, तो ये है आपके महापद्मनंद। इसके अलावा इन्होंने जो है सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की है। सर्वछत्रांतक मीन्स क्या होता है, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी कि सभी क्षत्रियों को जो है खत्म करके एकमात्र जो अपने आप को राजा के रूप में स्थापित करेगा वो कौन है, महापद्मनंद है। तो ये उपाधियां भी इनके एग्जाम में आ चुकी है। सर्वछत्रांतक की उपाधि किसने धारण की है, परशुराम का अवतार किसे माना जाता है, एक राज की उपाधि किसने धारण की है। तो ये सारे पॉइंट नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार काफी दूर तक किया था। आप देखेंगे ये कलिंग तक गए थे और कलिंग में आप देखेंगे इन्होंने नहर का भी निर्माण करवाया था, तो उसका भी उल्लेख मिलता है। पहले राजा है इतिहास के जिन्होंने नहर का निर्माण करवाया है। आगे है इन्हीं के पुत्र हैं, इनके 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में जो राजा बनते हैं या जो सबसे लॉन्ग टाइम तक शासन करते हैं वो घनानंद थे और ये अंतिम राजा भी हैं। तो ये अंतिम राजा है और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा है। इनके शासनकाल में मगध का साम्राज्य सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। इस टाइम में यानी कि नंद वंश में ये सबसे ज्यादा विस्तार किए थे मगध साम्राज्य का और ये बहुत ज्यादा योग्य शासक नहीं थे, इसीलिए जो है बाद में ये हार भी जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो महापद्मनंद है इन्होंने कुछ और हुआ, इन्हें और भी कुछ कहा गया है, इन्हें उग्रसेन कहा गया है। तो ध्यान देंगे बच्चों, उग्रसेन किसे कहा गया है, तो महापद्मनंद को ही उग्रसेन भी कहा जाता है। तो इनकी तो बहुत सारी उपाधि हो गई, उग्रसेन, एकनाथ, मतलब जो परशुराम का अवतार और क्षत्रियों का नाशक। तो ये सारी चीजें क्या है, ये महापद्मनंद से संबंधित है और इन्होंने ही कलिंग या उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, यानी कि ये कलिंग तक अपना जो क्षेत्र विस्तार कर पाए थे और कुछ क्षेत्रों पर उसके भी अधिकार कर लिया था और वहां पे इन्होंने नहर का निर्माण करवाया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा तक इनका क्षेत्र विस्तार है और वहां पे नहर का इन्होंने निर्माण कराया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कलिंग में नहर का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो ये महापद्मनंद है और इसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा उपलेख में भी मिलता है। आगे है घनानंद को ग्रीक शासकों ने क्या कहा है, तो अक्रमीज कहा है। इनको उग्रसेन और इनको अक्रमीज, ये दोनों उपनाम एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है बच्चों, तो इसको ध्यान देंगे। ये उग्रसेन है और ये अग्रमीज है, इनको अग्रमीज कहा गया है। किसको, घनानंद को अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है और कौन कहता है, तो ग्रीक लेखक कहते हैं। इसके अलावा जैनेन्द्रमीज भी इनको कहते हैं। अग्रमीज और जैनेन्द्रमीज ये दो उपनाम ग्रीक
का शासन चल रहा था, उसी दरमियान जो सिकंदर है उनका आक्रमण होता है भारत पर और उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी बहुत सारे इलाके को जीत भी लिया था और बहुत बड़े हिस्से को अपने अधिकार में कर लिया था। लेकिन उनकी जो सेना है वो रावी नदी के पश्चिमी तट से ही वापस लौट गई, वो आगे नहीं बढ़े, उनकी सेना डर गई थी। दूसरा, वो काफी सालों से अपने घर से दूर थे, उन्हें अपने घर वालों की याद आ रही थी। तीसरे, उनके कपड़े, उनके सारे जो साजो सामान थे वो नष्ट हो गए थे या कहीं खराब हो गए थे। और चौथा, वो युद्ध करते करते थक चुके थे, अब उन्हें युद्ध करने का जो है मन नहीं कर रहा था और वो डर गए ये सुन के कि आगे बहुत बड़ा साम्राज्य है और उसके बाद बहुत सारी सेना है, तो वहाँ से वो लौट जाते हैं। तो ये जो आक्रमण हुआ था सिकंदर का, वो भी घनानंद के शासनकाल में हुआ या नंद वंश के शासनकाल में हुआ है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन खैर आ चुका है कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में कौन से वंश का शासन था, तो नंद वंश का, और कौन से शासक का था, तो घनानंद का शासन था। और इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य भी जाते हैं सिकंदर महान से मिलने या सिकंदर से मिलने और उनसे मदद मांगते हैं कि जो है हमें मदद कीजिए मगध साम्राज्य को हराने में या घनानंद को हराने में। तो उस समय जो मतलब नाराज हो जाते हैं चंद्रगुप्त के ऊपर सिकंदर और उनको कैद कर देते हैं। उस समय के राइटर हैं जो जस्टिन नाम है उनका, वो कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये छोटे कुल के थे, इनके पास कोई संस्कार नहीं था और इनकी धृष्टता की वजह से या इनके जो है गलत व्यवहार की वजह से जो सिकंदर है वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के इनको कैद कर लेते हैं। लेकिन वहां से किसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य निकल के भाग आते हैं और अपने गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त या उन्हीं को आप जानते हैं कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी मदद से इन्होंने घनानंद को पराजित किया और मगध साम्राज्य में एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। तो बच्चों मौर्य साम्राज्य आगे पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई